बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। तो जब जानवर और चिड़ियों की बात करेंगे तो हम फौना में इनको रखते हैं, और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसको हम फ्लोरा में रखते हैं। अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए हम लोग जंगलों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं कि अगर आप किसी भी ऐसे एनिमल को नुकसान पहुंचाते हुए पाए गए जिसको यहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो आपके ऊपर सीधा सीधा लीगल कार्रवाई होगी। आपको जेल हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है, चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था बच्चे? भाई सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। जैसे हमारी तुलसी जी हो गए, अगर आंगन में लगी होती तो बड़ी साफ सफाई मेंटेन की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारी मेहनत एकदम जोरदार होती है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना बेटा, उसका डंका सब जगह सुनाई देता है ना। चलिए, तो क्या हालचाल मेरे पीवीएंस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और तंदुरुस्त और चुस्त दुरुस्त होंगे। तो बच्चों कैसे हैं आप? बढ़िया चल रहा है सब कुछ, अच्छा चल रहा है लाइफ के अंदर। तो देखो क्या है, आपको पता है कि हमारे अपने प्यारे फाउंडेशन चैनल पे एक चल रही है एक जादुई मैजिकल सीरीज, और इस मैजिकल सीरीज का नाम है आपका अपना माइंड मैप। अब देखिए, बहुत सारी बातें बताता हूं आपको। लास्ट ईयर भी जब ये माइंड मैप सीरीज स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में कुछ बच्चों ने देखना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में बहुत सारे बच्चों ने सीरीज को देखा और कम समय के अंदर ना आपके जो ताबड़तोड़ रिवीजन जिसको आप कहते हैं उसको किया था इसी सीरीज से। ठीक है, हालांकि आप देखोगे बच्चे, हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर के आते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ, चाहे वो लंबे लेक्चर्स हो, शॉर्ट कंसेप्ट्स हो, शॉर्ट वीडियोस हो, स्ट्रैटेजी वीडियोस हो, हमेशा ट्राई करते हैं यार कि आपको बेहतर से बेहतर, बढ़िया से बढ़िया प्रोवाइड किया जा सके, और कम समय में भी, लंबे समय में भी, यानी हर तरीके से, है ना। और हमारे उड़ानियंस का, हमारे प्यारे पीवीएंस का, हमारे बहुत सारे बैचेस में पढ़ने वाले बहुत सारे प्यारे बच्चों का जो प्यार है वो हमेशा एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है हमारे सारे बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करने के लिए। चलिए, फिलहाल आज इसी माइंड मैप सीरीज के अंदर मैं लेकर के आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी का एक बड़ा जबरदस्त चैप्टर, यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हालांकि इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट डिलीट कर दिया गया है, जैसे आईयूसीएन क्लासिफिकेशन वगैरह, जो मैंने ऑलरेडी वैसे पढ़ाया हुआ है, आपके मल्टीपल वीडियोस हैं प्रॉपर उस रिलेटेड पार्ट के भी। आज इस माइंड मैप के अंदर बच्चों फिलहाल हम फोकस करेंगे कोरली उस पार्ट का जो आपके करंट जो अपडेटेड ज्योग्राफी बुक्स हैं उनके अंदर है। ठीक है, ताकि अब कम समय के अंदर वो सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सके। चलिए, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला जबरदस्त वाला टॉपिक, यानी हम लोग बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। हम लोग यहां बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की, हम बात करेंगे डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना की, कैसे क्या फैक्टर्स, ऐसे क्या चीजें हैं जिसके चलते आपका फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट करता जा रहा है। कंजर्वेशन की बात करेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, और फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। लास्ट में केस स्टडी में आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए, तो सारे बच्चे एकदम बढ़िया से पेन और कॉपी लेने की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, एकदम ध्यान से सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड करके जो है बैठ जाइए। अगले कुछ समय तक आप मेरे साथ रहने वाले हैं, और अगर आपको खाने के लिए कुछ चाहिए तो खाने के लिए फटाफट से ले आइए भैया अपना कुछ भी बहुत हेल्दी सा बढ़िया सा स्नैक, जिससे आप खाते रहे, दिमाग चलता रहे, पेट में भूख ना लगे, और आपका दिमाग भी यहाँ पे एकदम फुल ऑन जो है एकदम बढ़िया से, कहते हैं ना उसको, क्या रहे, डिस्ट्रैक्शन फ्री। चलिए, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भैया हरी चटनी लाल चटनी खा करके एकदम गरम गरम समोसे के साथ हमारा आज का माइंड मैप। चलो, तो नंबर 1, पहले अगर आप बात करोगे बच्चों, देखिए अब सवाल उठता है कि सर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आप किसे कहते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा शब्द है, बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। अब आप जब कभी दुकान में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मिठाई की दुकान में गए, तो आपको वहां बहुत सारी तरीके की मिठाइयां दिखती हैं, आपको गुजिया दिखती है, आपको गुलाब जामुन, काला जामुन, बर्फी, ये वो दुनिया भर का। तो अगर मैं बात करूं मिठाई की दुकान में किस चीज का वेरिएशन होता है, मिठाई का वेरिएशन होता है, मिठाई की वैरायटी होती है। वैसे अगर हम बात करें हमारे एनवायरमेंट के अंदर जीवन में भी बहुत सारी वैरायटी है, यानी अगर आप देखोगे आपको अलग अलग तरह के पेड़ पौधे दिखेंगे, आपको फूल दिखेंगे, फल दिखेंगे, आपको अलग अलग एनिमल्स दिखेंगे, प्लांट्स दिखेंगे, ठीक है, चिड़िया दिखेगी। तो अगर आप देखेंगे बच्चे, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है इसके अंदर भी बहुत ज्यादा वैरायटी है आपके लाइफ फॉर्म्स के अंदर। अच्छा, मजे की बात क्या है कि जितने भी आपकी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे आपके प्लांट्स हो चाहे आपके एनिमल्स हो, ये अपने आप में यूनिक है ना। इनके कुछ प्रॉपर्टीज है, इनके कुछ फंक्शंस हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इनफैक्ट हम भी जो है इनके ऊपर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। अब किसी बच्चे को अगर मान लीजिए चिकन तंदूरी बहुत पसंद है, तो चिकन तंदूरी खाने के लिए चिकन का होना भी तो जरूरी है, यानी अगर मुर्गा ही नहीं होगा तो तंदूरी बनाओगे कैसे? अब किसी बच्चे को पनीर बहुत पसंद है, पनीर कहां से आएगा भैया? दूध से। दूध किससे मिलेगा? अगेन हमारी गाय माता देंगी दूध, तो उससे क्या बनेगा? दही बनेगा, दूध से पनीर बनेगा, खोया बनेगा, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारा सर्वाइवल और ये सब खाने की चीजें अगर आप देखोगे बच्चे, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप कई सारी सब्जियां खाते हो, कई सारे पत्ते खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, है ना। कई लोग बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स खाते हैं, कई लोग अंडा वगैरह खाते हैं। तो ये सब आ कहां से रहा है? ये सब आ रहा है आपके आसपास मौजूद प्लांट से, एनिमल से, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जो हवा आप सांस लेते हो ना, जो आप सांस लेते हो बच्चे, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन कौन देता है आपको? आपके आसपास मौजूद आपके पेड़ पौधे देते हैं। तो आप ये देख रहे हो ना बच्चे कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे सर्वाइवल जो है इन पे डिपेंड करता है।
इसी तरीके से बच्चे अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज इस पूरे एनवायरमेंट के अंदर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। नो डाउट हर एक चीज के अपने फीचर्स हैं, वो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और यही आपका कहलाता है बेटा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, जिनके फॉर्म एंड फंक्शन भी काफी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वो आपस में क्लोजली रिलेटेड है और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें बेटा फ्लोरा और फौना की, देखिए फ्लोरा जब कभी भी शब्द आपका आ जाए तो फ्लोरा शब्द का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है, और फौना शब्द का मतलब होता है आपके एनिमल्स। तो यानी जितने भी आपके एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, जितने भी आपके जानवर हैं, जितनी भी आपकी चिड़िया हैं, ठीक है, तो एनिमल्स एंड बर्ड्स की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके जानवर हैं, चिड़िया हैं, जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, तो जब जानवर और चिड़ियों की बात करेंगे तो हम फौना में इनको रखते हैं, और जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसको हम फ्लोरा में रखते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल टर्म है आपके पेड़ पौधों को डिफाइन करने का। तो ज्योग्राफिकल टर्म में हम, ज्योग्राफिकल की भाषा में हम क्या कहेंगे? प्लांट्स को हम कहेंगे फ्लोरा और आपके जानवर वगैरह को हम कहेंगे फौना। ठीक है, तो यही शब्द आपका पूरे चैप्टर में चलेगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को ना। अब अगर आप इंडिया की बात करो तो भारत जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज है बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में। कहने का मतलब है कि भारत के अंदर आप कह सकते हो तो बहुत सारी प्रजाति के जीव जंतु मिलते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है ना, अगर हम बात करें 8% यानी वर्ल्ड के जो टोटल एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज है उसका 8% जो है बेटा आपको भारत के अंदर ही मिल जाएगा। आप सोच के देख सकते हो कि भाई भारत के अंदर कितना जबरदस्त वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों तो करीब 10% इंडिया का जो वाइल्ड फ्लोरा मतलब जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, और करीब 20% जो भारत के मैमल्स हैं वो अभी थ्रेटेंड लिस्ट में। थ्रेटेंड लिस्ट मतलब इनकी पॉपुलेशन लगातार गिरती जा रही है। अब इसके कई सारे कारण है। अगर आप देखोगे कई बार जो हमारे जंगली जानवर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं तो उनका व्यापार किया जाता है, उनके प्रोडक्ट्स का, उनकी इलीगल ट्रेडिंग की जाती है। क्यों भाई? लोगों को पैसा कमाना है। अब अगर आप देखेंगे कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के तो बड़े बड़े बैग्स आते हैं, पर्सेज आते हैं, लेदर जैकेट्स आती हैं, है ना। ये सब कहां से आता है? लेदर क्या होता है? लेदर स्किन होती है। किसकी स्किन है भाई? किसी ना किसी जानवर की है। अगर आप देखोगे कई बार पहले जमाने में क्या होता था, लोग शेर की खाल का ब्लेजर पहन रहे हैं, शेर की खाल की जैकेट पहन रहे हैं, बेचारा शेर मार दिया जा रहा है उस चक्कर में, उसकी खाल की निकाल के जैकेट पहन रहे हो, बूट्स पहन रहे हो, बेल्ट बन रही है, उसके हड्डियों का इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग मेडिसिन के अंदर। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे रीजन है जिनके चलते आप देखोगे कि बहुत टाइम से जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स को जो है मारा जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसके चलते अगर आप देखोगे तो इनकी पॉपुलेशन लगातार रिड्यूस होती जा रही है। अगर हम भारत की बात करें और डेटा पे बात करें तो आप देख सकते हो बच्चे 10% भारत का जो वाइल्ड फ्लोरा है, मतलब वाइल्ड प्लांट्स वगैरह हैं वो और 20% भारत के जो मैमल्स हैं, ठीक है, वो अभी क्या है, काफी ज्यादा खतरे के निशान पे, मतलब उनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही है, लगातार कम होती जा रही है ना। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कई सारे लोगों को क्रिटिकल डिक्लेयर कर दिया गया। क्रिटिकल कौन होता है? आप कभी भी देखो जब कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है, कहने का मतलब उसकी हालत बहुत नाजुक होती है ना, और ज्यादा हालत खराब हो गई तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो वैसे ही अगर हमारे प्लांट्स एनिमल्स की बात करें तो इनमें से कई लोगों को क्रिटिकल लिस्ट में डाल दिया गया। कहने का मतलब है कि इनके नंबर्स इतने ज्यादा कम हो चुके हैं, इतना ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट कर दिया गया है कि अभी आप कह सकते हो कि बहुत सारे इसमें से एकदम खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट भी हो गए। फॉर एग्जाम्पल आप चीता देख लीजिए। अब देखो आप कहेंगे सर चीता तो मोदी जी लेके आए। भैया जो मोदी जी चीता लेकर के आए वो एशियाटिक चीता नहीं है, वो अफ्रीकन चीता है। ठीक है, एशियाटिक चीता की बात करोगे तो एशियाटिक चीता भारत में बहुत पहले एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1952 के आसपास अगर आप देखोगे तो भारत में एशियाटिक चीता को बोल दिया गया था कि अब ये भारत में नहीं पाया जाता। फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री जी जो है भी अफ्रीका से चीता लेकर के आ रहे हैं, मस्त एकदम चीते यहाँ पे घूम रहे हैं बढ़िया तरीके से, कुछ मर भी गए। रीजन वही है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुई है, एनवायरमेंट चेंज हुआ है उनका। ठीक है, नाउ फिलहाल अगर आप देखोगे पिंक हेडेड डक, पहले पिंक हेडेड डक हुआ करती थी तो वो भी काफी कम मिलती है अब तो अगर आप देखेंगे बच्चे तो कहीं ना कहीं एक चीज तो समझ में आती है कि इन सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाना बहुत जरूरी है, यानी इनका कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर कॉजेज ऑफ डिप्लीशन क्या है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हुआ कि सर ये जो है डिप्लीट होने लगे, है ना। तो देखिए नंबर 1, अब अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया कि अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए हम लोग जंगलों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें हमने क्या किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेस्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। लकड़ी कहां से लेके आओगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, सबके घर ऐसा थोड़ी कि सीमेंट के बनते हो, लकड़ी वाले घर भी होते हैं। तो लकड़ियां कहां से लेकर के आओगे? जंगलों को काट करके। अब साथ ही साथ आपको जमीन चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है।
आप देखो हम लोग दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल पे पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते लगे पड़े हैं भैया। लेकिन इस पॉपुलेशन को आप रखोगे कहां? उसके लिए आपको जमीन चाहिए। जमीन कहां से आएगी? पेड़ों काट करके। आपने क्या किया? पेड़ काट दिए। अब इस पॉपुलेशन को रोजगार चाहिए, उसके लिए आप क्या करोगे? अलग अलग मीडियम्स क्रिएट करोगे एम्प्लॉयमेंट के। फॉर एग्जांपल आप फैक्ट्रियां बनाओगे, है ना, इंडस्ट्रीज बनाओगे। इसके लिए क्या चाहिए? दोबारा आप जंगल काटोगे, जंगल काट के आप क्या करोगे? इन जगह पे फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज ये सब बनाना स्टार्ट कर दोगे, है ना। नाउ फिर अगर देखोगे हर एक चीज के लिए ना हम लोग कहीं ना कहीं कहां पे डिपेंडेंट हो चुके हैं? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे। चाहे आपको रबड़ चाहिए, आप जंगल से लाइए, लकड़ी चाहिए, पत्ते चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए, फ्यूल चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आप क्या कर रहे हो? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे डिपेंड हो जा रहे हो, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि हमने जरूरत से ज्यादा उनका यूटिलाइजेशन कर डाला। देखिए अगर अपनी नीड के हिसाब से हम लोग यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम लोग नीड के बजाय ग्रीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हम लोग अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहे हैं? इन सारी चीजों का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अब तुम खुद ही सोच के देखो यार कि अगर मान लो कि हमने जानवरों का जो जंगल तबाह कर दिया, जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो जंगल क्या है? उनका घर है ना। और डेफिनेट सी बात है जानवर है 2 BHK में तो रहेगा नहीं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता जानवर आए तुम्हारे घर में आके खटखटाए कि ना और गुप्ता जी कमरा खाली है क्या 2 BHK, परिवार समेत जो है हमको किराए पे रहना है। गुप्ता जी क्या है कि आपने जंगल तो कटवा दिए हैं सारे, तो हम रहेंगे क्या? कमरा खाली हो तो बताइए रेंट कितना है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेर आए तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाए और भैया 2 BHK खाली क्या? नहीं, शेर नहीं है साथ में, 2 बच्चे हम रहने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत वियर्ड लगेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब शेर की बात करें, फॉर एग्जांपल लायन की अगर आप बात करो, लायन की बात कर लीजिए, टाइगर की बात कर लीजिए, तो ये लोग शिकार मार के खाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया? जंगल डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जंगल डिस्ट्रॉय कर दोगे तो उसमें जानवर थोड़ी रहेगा, जानवर भी भाग गया। अब ये शेर वगैरह जिसपे खाना खाते थे, जैसे चीता मार के, सॉरी चीता क्यों मारेंगे यार, जैसे हिरन मार लिया, ठीक है, हिरन मार के खा गए और कोई जानवर मार के खा गए। अब बेचारे वो जानवर भी जो है इधर उधर चले गए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है जंगल नहीं बचा है, ठीक है। तो ऐसे केस में देखोगे कि चीता वगैरह हो गया, शेर वगैरह हो गया, है ना, टाइगर वगैरह हो गया, तो इन सब का पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रहा है। कई बार इस वजह से भी हो रहा है बिकॉज इनके पास न रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए खाना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और चलिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे और कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चलते भाई जो फ्लोरा एंड फौना डिस्ट्रॉय हुआ है। नंबर 1 लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स, मैं आपको बात कर रहा था आपसे, है ना, कि हमने क्या किया? फैक्ट्री बना दी, इंडस्ट्रीज बना दी, जंगलों के बीच से फ्लाईओवर निकाल दिए, सड़कें निकाल दी हैं, राइट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक और बड़ा फैक्टर है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन खासकर पहाड़ी इलाकों में ज्यादा आपको दिखता है। यहाँ पे क्या है कि फार्मर क्या कर रहा है कि पूरी तरीके से ही जंगल के किसी इलाके को जला दे रहा है, जला करके वहां पे जमीन खाली हो जाती है तो उस पर खेती बाड़ी कर रहा है। अब इसमें क्या है कि फार्मर इसमें लैंड में कोई इनपुट नहीं डाल रहा, फार्मर ना इसमें फर्टिलाइजर डाल रहा है, ना कोई मैन्योर, ना खाद वाद डाल रहा है, तो फार्मर पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड है, ठीक है। अब क्या है 1-1.5 साल बाद ऐसी जो इलाका है खराब हो जाएगा, तो फार्मर क्या करता है? किसी नए इलाके की तलाश में निकल जाता है। लेकिन इससे होता क्या है भाई? फार्मर की तो जिंदगी चल रही है, ठीक चल रही है। फार्मर मतलब जो छोटा किसान है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है, उसकी जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन जो जमीन है ना बेटा, वो अभी आपकी खराब होती जा रही है और दोबारा सही होगी नहीं सही होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा कारण है माइनिंग एक्टिविटी, बहुत बड़ा कारण है बच्चों माइनिंग। देखिए माइनिंग में क्या होता है कि आपने क्या किया? बड़े से इलाके में गड्ढा खोद दिया। अब गड्ढा खोदने के बाद वो इतना गहरा गड्ढा है कि बच्चे आप उस जमीन पे जब एक बार मिनरल्स निकाल लिए जाएंगे तो ना तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हो और ना ही उस जमीन पे कुछ और काम कर सकते हो, तो वो पूरा इलाका आपका बर्बाद हो गया। ओवरग्रेजिंग, नाउ ओवरग्रेजिंग देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ओवरग्रेजिंग आप कह सकते हैं बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड डिग्रेडेशन का। क्यों? बिकॉज ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपकी गाय भैंसे होती हैं, डेफिनेट सी बात है बेटा, वो कढ़ाई पनीर नहीं खाएंगी बिकॉज उनको नहीं अच्छी लगेगी। वो क्या खाएंगे? वो खाएंगे हरी हरी घास। लेकिन दिक्कत ये कि आप रोज एक ही जगह पे हरी घास चराने ले जाओगे तो बेटा वो एरिया खाली हो जाएगा, है ना। अब मान लो अपनी गाय भैंसे हैं, मेरे पास 50 गाय हैं। अब मैंने क्या किया? मैं उनको बोला चलो भाई गाय माता आइए, चलिए आपको खाना खिला के लाते हैं। अब क्या है कि एक बड़ा बढ़िया घास का मैदान है, हरी हरी घास का। अब गाय माता ने देखा, बड़ी खुश हो गई, वो उन्होंने खा ली घास। अगले दिन में आया, दोबारा वहीं चरा दिया, अगले दिन आया फिर दोबारा वहीं चरा दिया। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि घास खत्म हो जाएगी वहां पे, है ना, और घास दोबारा उगने के लिए टाइम तो चाहिए। तो अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, बार बार वहीं लेकर के आ रहे हो, तो क्या हो रहा है बेटा? वो एरिया पूरा बेकार हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, बिकॉज घास उगने का वहां टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है अगर आप देखेंगे ओवरग्रेजिंग, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती कई बार। हिस्टोरिकल रीजन, जो ब्रिटिशर्स थे हमारे जंगल काट के भाग गए, है ना, जानवर मार के भाग गए। उनका सिंपल था, उनको सेल्फी चाहिए होती, जानवर मार देते थे। ये होता था पहले के जमाने में, ठीक है। ब्रिटिशर्स का सिंपल है, उन्होंने हंटिंग को एक स्पोर्ट बनाया हुआ है। पहले के राजा महाराजा भी ये करते थे, और रानी आज बोर हो रहे हैं, चलिए शिकार करके आते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, रानी अच्छी खासे बैठी, स्वेटर उटर बुन रही है मस्त अपना, शाह राजा पागल हो गए, कहते हैं और रानी क्या हालचाल, एडवेंचर करोगी? हाँ करेंगे महाराज, फिर आओ शिकार करते हैं। अब शेर टहल रहा है आराम से वहां जंगल के अंदर, हाँ और भाई शेर भाई टहल लो, हाँ फिर अब एक काम करो ऊपर निकलो, हम तुम्हारे शिकार करने आए हैं। शिकार, शेर कह रहा है यार क्या क्या चल रहा जीवन में तुम्हें?
अच्छा खासा बैठो, रानी के साथ बातचीत करो, गाना ना गाओ, थोड़ा मूवी बनाओ एकदम जहां जा करके, क्या कर रहे हो तुम उधर? है मारने चले आए मेरे को, अच्छा खासा बैठा हूं वहां पे। लेकिन आप देखोगे पहले ना हंटिंग स्पोर्ट था, और स्पोर्ट के चक्कर में आप देख सकते हैं बहुत सारे जानवर जो है ऐसे ही मार दिए गए। ब्रिटिशर जो है जानवर मार के फोटो खिंचा रहे हैं, निकाल फोटो, है ना, ऐसे नीचे पड़ा हुआ है जानवर, पड़ा हुआ है बेचारा, है ना, मरा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे बंदूक रख के भाई निकाल फोटो। तो एकदम से तो ब्रिटिशर्स ने इन सब ने मिल करके ना आधी जनता तो ऐसे ही खत्म कर दी। ठीक, एक बहुत बड़ा कॉज है। अच्छा आगे बात करते हैं बड़ा फटाफट से। अब सवाल उठता है कि सर क्या किया जाए कंजर्व करने के लिए? अभी तो हमने ये देख लिया कि भाई किस तरीके से ये लोग सब खत्म हो गए, ठीक है, कम होते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर इनको बचाया कैसे जाए? देखो, नंबर वन, कंजर्वेशन का मतलब है कि आप अपनी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा रहे हो, यानी जितने आपके पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, जितने भी बचे हुए हैं, इनकी पॉपुलेशन को कंजर्व करना, बचाना, और साथ ही साथ प्रमोट करना, मतलब इनको और बढ़ाने का ट्राई करना। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जानवर है, उसकी स्पीशीज के सिर्फ 1000-1200 लोग बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना है? पहले तो उन 1000-1200 को बचाना है, साथ ही साथ इस बात को इंश्योर करना है कि इनकी पॉपुलेशन बढ़े। तो यही कंजर्वेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है, और ये करना इसलिए भी जरूरी है बच्चों, बिकॉज हमारे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो वाटर मतलब एयर हो, चाहे वो सॉइल हो, वो सब ना सब बच्चे सब चीज ना कहीं इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके फॉरेस्ट के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सारे पेड़ खत्म हो जाए इस दुनिया में, अगर सारे पेड़ खत्म हो जाए तो आप सोच सकते हो कि ऑक्सीजन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब हम लोग क्या रिलीज करते हैं? हम लोग CO2 रिलीज करते हैं, बट CO2 को एक्सेप्ट करके अपने को ऑक्सीजन वापस कौन करता है? भाई हमारे पेड़ करते हैं ना। अगर इस दुनिया में पेड़ ही नहीं होंगे, जस्ट इमेजिन आप कितनी गंदी हवा लोगे और आप खुद मर जाओगे उसके बाद, ठीक है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट बहुत गंदे हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स है, वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब बच्चे इन्हीं पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर आपकी सॉइल डिग्रेड हो जाएगी, सारी की सॉइल इरोड हो जाएगी, राइट, लैंड आपकी बर्बाद हो जाएगी, लैंड आपकी डिग्रेड हो जाएगी, तो आप खाना कहां उगाओगे? खाना उगाने के पास अपने पास जमीन ही नहीं होगी, है ना, पानी नहीं होगा तो इरिगेशन कैसे करोगे, हवा गंदी होगी तो सांस कैसे लोगे? तो ये सारी की सारी चीजें मेंटेन कौन करता है? हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, राइट बच्चों। चलिए नाउ अब अगर आप देखोगे कंजर्वेशनिस्ट ने बहुत ज्यादा प्रेशर डालना स्टार्ट किया सरकार के ऊपर कि भैया एक नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम लेकर के आइए जिसमें आपका फुल फोकस होना चाहिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। और एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 के अंदर, जो सरकार हमारी पास करती है। तो इसका एम बहुत सिंपल है कि जितनी भी पॉपुलेशन बची हुई है उसको बचाना। ठीक है, कैसे बचाया जाएगा? हंटिंग को बैन करके, इनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके, यानी हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है कि जिस इलाके में जानवर पाए जाते हैं वहां पे उस एरिया में आपको कोई लीगल लॉज लगाने पड़ेंगे कि अगर कोई उनको वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ जितनी पॉपुलेशन बची है उसको प्रिजर्व करके इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने पे फोकस किया जाएगा। यही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मेजर मुद्दा है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एनिमल को मार देता है तो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको काला हिरण का पता ही है। काला हिरण की जो कहानी बहुत जमाने से चलती चली आ रही है, और एक बड़े जबरदस्त बॉलीवुड एक्टर हैं जो कि उसमें काफी इन्वॉल्व थे, तो अगर आपने सुना होगा उसके वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है बच्चे बहुत जबरदस्त है। ठीक है, अगर आप कह सकते हो बच्चों यहाँ पे कि मतलब बहुत क्लियर एंड कट है कि अगर आप किसी भी ऐसे एनिमल को नुकसान पहुंचाते हुए पाए गए जिसको यहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो आपके ऊपर सीधा सीधा लीगल कार्रवाई होगी। आपको जेल हो सकती है, आपको फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अब सेंट्रल और बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट से इन्होंने क्या किया, अलग अलग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इस तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने स्टार्ट किए जहां पे इन जानवरों को एकदम प्यार से अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाने स्टार्ट किए, कई सारे प्रोजेक्ट्स जहां पे स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक जानवर को ही टारगेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। ठीक है, तो यहां पे उन जानवरों को टारगेट किया जा रहा है जिनकी पॉपुलेशन पे खतरा बहुत ज्यादा है, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे वन हॉर्न राइनोसेरस हो गया, एक सिंग वाला गेंडा, कश्मीरी हंगुल हो गया, कश्मीरी स्टाग हो गया इसको आप कहते हैं। ठीक है, 3 टाइप के क्रोकोडाइल हो गए, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, आपका घड़ियाल। इसके अलावा आप एशियाटिक लाइन कह लीजिए। तो यहां पे सरकार क्या कर रही है? सरकार का मेजर फोकस ये है कि अभी उन जानवरों के लिए खासकर कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट चलाए गए, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स चला जाए जिन जानवरों की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो हद से ज्यादा डिक्रीज हो गई, सो दैट उनकी पॉपुलेशन थोड़ी स्टेबलाइज हो और साथ ही साथ ग्रो करना स्टार्ट करे, बढ़ना स्टार्ट करे। ठीक है, चलिए इनफैक्ट अगर आप देखोगे 1986 के अंदर कई सारी बटरफ्लाई जो तितलियां होती हैं, है ना, मॉथ मतलब जो पतंगे होते हैं, बीटल्स जो आपके कीड़े होते हैं, ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई, कई बार इसको टिड्डी वगैरह कहते हैं हम लोग, कीड़ा ही होता है एक तरीके से उड़ने वाला। तो इन सबको भी अगर आप देखोगे तो इनको प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड कर दिया गया। क्यों? बिकॉज इनकी पॉपुलेशन जो है रेगुलरली डिक्लाइन कर रही है। आपको सोच के हैरानी होगी कि सर तितलियों की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं बटरफ्लाइज की, पतंगों की, कीड़ों की, जिनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही थी। तो यहाँ पे सरकार ने क्लियरली बोला कि भाई इनको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा, इनकी भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में आप ऐड करिए। ठीक है, अगर आप देखोगे 1991 में यानी 1991 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि प्लांट्स की भी 6 स्पीशीज को यहां पे प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड किया गया था कि इनको भी अभी आपको लीगल प्रोटेक्शन देना जरूरी है
अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए अच्छा, अब इसी सिलसिले में एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार से सवाल आया भी है। चलिए हम लोग आइए डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर को फटाफट से। देखिए पॉइंट नंबर 1, अब अगर आप देखोगे टाइगर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज अगर आप देखेंगे पूरे फूड चेन के अंदर, है ना, तो अगर फूड चेन में एक भी स्पीशी ऑफ एनिमल मिस करेगा तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होती है, राइट। अगर आप देखोगे 1973 के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो 55,000 से घट करके सिर्फ 1827 रह गई थी। सोचिए 55,000 टाइगर से घट करके सिर्फ 1827 टाइगर्स वापस रह गए थे। तो जो मेजर थ्रेट है टाइगर पॉपुलेशन को क्या है? पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है बेटा इलीगल हंटिंग। ठीक है, जब इलीगल तरीके से आप किसी जानवर को मारते हो तो कहलाता है पोचिंग। इसके अलावा इनकी सिक्योरिटी हैबिटेट, हैबिटेट मतलब वो इलाका जहां ये रहते हैं। अगर आप देखोगे बिकॉज अभी इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है खासकर ऐसे इलाकों में जहां पे इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, अब वहां पे क्या हो रहा है बच्चे, जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो बेचारा टाइगर जाएगा कहां? ठीक है, इसके अलावा डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज। प्रे बेस्ड स्पीशीज का मतलब होता है जिसका ये लोग शिकार करते हैं। अगर वो स्पीशीज ही खत्म हो जाएंगे, अगर वो स्पीशीज डिक्लाइन करने लगेंगी तो डेफिनेट सी बात है टाइगर के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो बेचारा भूख से मर जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जब आप जंगल काटते हो तो जंगल काटने से क्या होता है, जो वहां के जानवर वगैरह है वो इधर उधर भागते हैं। ठीक है, अब जंगल रहता है तो बच्चे वहां पे जानवर भी होते हैं, आराम से टाइगर शिकार करके मार के खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जंगल ही कट जाएंगे तो ना वो जानवर भी नहीं बचेंगे जिनको शिकार करके मार के खाता था। तो एज ए रिजल्ट इसके पास खाना ही नहीं है यार। ठीक है, पहली बात तो रहने के लिए जगह नहीं है बिकॉज जंगल नहीं है, दूसरी बात खाने के लिए खाना ही नहीं बिकॉज जानवर नहीं है। तो एज ए रिजल्ट आप क्या कह सकते हो कि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि भाई टाइगर पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है, मरती जा रही है। ठीक है, और ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमने क्या किया है जबरदस्ती जंगल के इलाकों में कब्जे कर लिए, वहां पे फ्लाईओवर बना दिया, सड़क बना दी है, कोई कॉटेजेस बना दिए, होटल्स बना दिए, टूरिज्म के नाम पे हम जंगलों को बर्बाद करते जा रहे हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि ये एक बहुत बड़ा रीजन है बढ़ती हुई जनसंख्या और हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन के नीड्स, जिसके चलते टाइगर पॉपुलेशन काफी कम हुआ है, राइट। चलिए अब देखोगे इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो टाइगर की स्किन है उसका इस्तेमाल और जो टाइगर की हड्डियां हैं उनका इस्तेमाल अगर देखोगे तो बहुत सारी पुरानी मेडिसिन के अंदर भी होता था, जिसके चलते टाइगर्स जो है ना एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं प्रोडक्ट है इलीगल हंटर्स के लिए। बिकॉज इलीगल हंटर्स टाइगर की स्किन को और हड्डियों को बेच करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, और एक और मजेदार बात अगर आपको बताऊं, जितने भी टाइगर सर्वाइविंग है उसका मैक्सिमम पोर्शन आपको मिलेगा भारत और नेपाल के अंदर। इस वजह से भारत और नेपाल यानी इंडिया और नेपाल दो ऐसे प्राइम लोकेशंस बन गए इन इलीगल हंटर्स के लिए। तो भाई इनसे बचाना बहुत जरूरी है किसको? आपके टाइगर पॉपुलेशन को, राइट। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे बच्चे कि टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा खतरे में थी और इसी खतरे को देखते हुए जो है यहां पे प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया जाता है 1973 के अंदर, जिसके अंतर्गत बहुत सारे स्पेशल टाइगर रिजर्व्स बनाए गए जहां का मेन फोकस था टाइगर पॉपुलेशन को बचाना ऐसे इलीगल हंटर्स से, इस तरीके की एक्टिविटीज से, साथ ही साथ उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना यानी स्टेबलाइज करना, राइट बच्चों। चलिए ठीक है, चलो तो आगे हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल बड़ी सुंदर बड़ी जबरदस्त कुछ ये अच्छी टाइगर रिजर्व्स हैं भारत के अंदर, से क्वेश्चन कई बार आता है आपका। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है वो नैनीताल है, बट एग्जैक्टली नैनीताल में कॉर्बेट नहीं है, तो नैनीताल शहर से दूर है ये, तो आपको थोड़ा दूर आना पड़ेगा। और आपको कॉर्बेट जाना है तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज रामनगर, तो रामनगर रेलवे स्टेशन आप उतरिएगा, वहां से कॉर्बेट आपको बहुत नजदीक मिलेगा, वहां कहीं भी आप स्टे कर लीजिए और स्टे करने के बाद कॉर्बेट की सफारी बुक करके आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो नैनीताल मत पहुंच जाना कॉर्बेट देखने के लिए। ठीक है, लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कॉर्बेट इज इन नैनीताल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लगता है वो। ठीक है, तो नैनीताल जनपद कह लो, डिस्ट्रिक्ट कह लो, जो भी कह लो, बट एक्जैक्टली जो नियरेस्ट प्लेस है दैट इज रामपुर। ठीक है, उत्तराखंड में आता है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान की, मानस टाइगर रिजर्व आपका आसाम का और पेरियार टाइगर रिजर्व का आपका केरला का। ठीक है, तो ये वो मेजर इलाके हैं जहां पे टाइगर को कंजर्व किया जा रहा है, टाइगर को बचाया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं ना। अब अगर हम हमारे देश के जंगलों की बात करते हैं कि फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व है। ठीक है, अगर हम बात करें जो मैक्सिमम फॉरेस्ट आते हैं भारत के अंदर, जंगलों का जो कंट्रोल आता है वो भारत की सरकार के पास आता है, सरकारी विभागों के पास, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर आप बात करें तो जनरली इन फॉरेस्ट को कंट्रोल कौन करता है? हमारे देश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बाकी कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमारे देश में फॉरेस्ट को हम देखेंगे तो तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा है आपका अनक्लास फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं बच्चों, इनफैक्ट हमारा आधे से ज्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है उसको हमने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप बात करोगे कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जंगल है। अच्छा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें, करीब 1/3 जो है फॉरेस्ट का एरिया है वो हमने डिक्लेयर कर दिया एज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब देखिए इसके नाम में ही प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट मतलब संरक्षण करना, बचाना। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे फुल फ्लैश ट्राई कर रहा है कि इसको आगे खराब होने से बचाया जाए। ठीक है,
अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो इस क्लियरली इस फॉरेस्ट का जो मेन मोटिव है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, वो यही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राई कर रहा है कि जंगल को आगे और खराब होने से यहाँ पे बचाया जाए। ठीक है, डन। नाउ अनक्लास फॉरेस्ट की बात करें तो बच्चे वो जंगल है और ऐसी वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड मतलब ऐसी जमीन जिसमें झाड़ झंकाड़ उगी हो, पथरीली जमीन हो, किसी काम की नहीं। ठीक है, तो ये वो फॉरेस्ट और वेस्टलैंड है जो सरकार को भी बिलोंग करते हैं या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं या कई बार कुछ कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे भारत के कई सारे ऐसे इलाके जहां पे आदिवासी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और आदिवासियों का जंगल का रिलेशन बच्चे बहुत पुराना है, तो कई बार आप देखोगे तो जंगल के कुछ हिस्से ना आदिवासी के कंट्रोल में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अगर आप जाएंगे है ना और गुजरात के कुछ इलाकों में जाएंगे तो वहां पे जो मैक्सिमम जंगल है वो अनक्लास फॉरेस्ट के अंदर आता है। ठीक है, डन। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो हमारे 3 मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट हुए। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि सर परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है? ठीक है, बहुत सिंपल है। तो देखिए कई बार हम रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ही परमानेंट फॉरेस्ट कह के बुलाते हैं। देखो थोड़ा टंग ट्विस्टर है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट किसे कहते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट मतलब रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ही कई बार परमानेंट फॉरेस्ट कहा जाता है। ऐसा तब कहा जाता है जब इन फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लकड़ी काटने के लिए प्लस कुछ और प्रोडक्ट्स निकालने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तब ऐसे फॉरेस्ट को हम कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। तो परमानेंट फॉरेस्ट कोई और मैजिक नहीं है, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का ही दूसरा नाम है। और ये नाम तब हम देते हैं इसको जब हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में केयरफुल तरीके से लकड़ी और बाकी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स यहां से निकाल रहा है। ठीक है, सॉलिड है। चलिए, तो इनको जब मेंटेन किया जा रहा है फॉर टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, सब इनको हम कहेंगे परमानेंट फॉरेस्ट। ठीक है, डन। चलिए, अब अगर आप देखोगे भारत के अंदर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो लार्जेस्ट एरिया है आपका बेटा, वो 75% एरिया अगर आप कहोगे परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर ही आता है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका 75% जंगल का इलाका परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर आता है? तो दैट इज मध्य प्रदेश। इसके अलावा अगर आप जाएंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे भारत के जम्मू कश्मीर वाले सेक्शन में। ठीक है, और भी भारत के जो अलग अलग रीजन है, सदर्न पार्ट्स हो गए तो कुछ कुछ, ठीक है, तो वहां पे आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिल जाएंगे। प्लस अगर हम बात करें अनक्लास फॉरेस्ट की, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा भारत के नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, एनी में जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के अलावा अगर आप चाहें तो आप कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात में भी इन जंगलों को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, डन। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आप चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया चले जाइए, प्लस सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो गुजरात के कुछ इलाकों में भी जो है आप यहां जाकर के बच्चे इन फॉरेस्ट को देख सकते हैं, इन फॉरेस्ट को ढूंढ सकते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, तो ये हो गए हमारे अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जिसमें हम फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हैं। समझ में आया भाई? चलिए, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास। रिजर्व मतलब आधा जंगल का एरिया रिजर्व है। प्रोटेक्टेड मतलब ऐसे फॉरेस्ट जिनको आगे डिप्लीट होने से, खराब होने से बचाया जा रहा है। अनक्लास के अंदर वो आते हैं जो कई सारे ऐसे फॉरेस्ट या वेस्टलैंड्स हैं जो गवर्नमेंट को बिलोंग कर रहे हैं, किसी प्राइवेट बंदे को बिलोंग कर रहे हैं या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल यानी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट को हम रखेंगे अनक्लास के रूप में। ठीक है, मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसका 75% जंगल का एरिया किसमें आता है? परमानेंट फॉरेस्ट में। परमानेंट फॉरेस्ट क्या होते हैं? रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड का दूसरा नाम है। ये तब रखा जाता है जब इनसे आप जंगल के कुछ प्रोडक्ट्स निकाल लो, चाहे लकड़ी हो गई जिसको आप टिम्बर कहते हैं या फिर कोई और प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, तब इसको हम परमानेंट फॉरेस्ट करके बुलाएंगे। डन बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कम्युनिटी इन कंजर्वेशन। देखिए कई बार आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे लोगों की मदद से यहाँ पे पर्यावरण की रक्षा की जा रही, पर्यावरण को बचाया जा रहा है, राइट। देखो फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो जंगल में बहुत सारी आदिवासी कम्युनिटीज का भी घर है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब लोकल कम्युनिटीज क्या कर रही है बच्चे? स्ट्रगल कर रही हैं गवर्नमेंट के साथ साथ इन जंगल के इलाकों को बचाने के लिए, यहाँ पे रहने वाले जंगली जानवरों को बचाने के लिए, साथ साथ यहाँ पे रहने वाले प्लांट्स को बचाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो गांव वाले हैं उन्होंने यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी को होने से रोका है। इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया? इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एग्जाम्पल दिया और क्लियरली बोला कि आप ये प्रोटेक्टेड एरिया है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे आप माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। जो दिखाते हैं किस तरीके से लोगों के पार्टिसिपेशन से एक जंगल का बड़ा हिस्सा बर्बाद होने से बचा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था हिमालयस के अंदर। ठीक है, चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था बच्चे? भाई सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, चिपको मूवमेंट भाई सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको मूवमेंट के अंदर क्या था बच्चे? यहाँ पे सरकार ने क्या किया था? ठीक है, सरकार ने यहाँ पे जो आपके ट्रीज है ना, पेड़, इनको काटने का ना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था कमर्शियल कंपनी को। अब ये अगर आप देखोगे तो चमोली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। चमोली पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। तो चमोली का अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो बेटा बहुत सेंसिटिव है। तो यहाँ अगर आप जंगल काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो यहाँ के लोगों का लाइफ बर्बाद हो सकता है। इनफैक्ट चमोली में आज भी आप देखोगे कभी बादल फट रहा है, कभी बाढ़ आ रही, कभी कुछ आ रहा है, तो बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा की लीडरशिप में अगर आप देखोगे तो क्या किया जाता है? चिपको मूवमेंट का स्टार्ट किया जाता है। आज चिपको मूवमेंट में क्लियरली था कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, जब लोग पेड़ काटने आए है ना, तो जो गांव वाले थे उन्होंने क्या किया कि पेड़ को यहाँ पे एकदम कस के हक करके खड़े हो गए, गले लगा के खड़े हो गए, चिपक के खड़े हो गए। ठीक है, जिससे कि पेड़ को ना काटा जा सके। तो ये मूवमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का। ठीक है, डन।
अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो फार्मर और सिटीजन ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल से बीज बचाओ आंदोलन हो गया, नवदन्या हो गया, इन्होंने तिहरी के अंदर इस बात को शो करके दिखाया है कि आप बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल किए भी यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी के क्रॉप उगा सकते हो। तो यहाँ पे जो फार्मर्स है उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज्यादा जोर डाला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है केमिकल फर्टिलाइजर्स का, कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करे भी आप यहाँ पे बहुत वैरायटी के और बहुत अच्छे क्रॉप्स को यहाँ उगा सकते हो। तो एक बड़ा अच्छा मूवमेंट है, यहाँ पे आपको दोनों बताते हैं। डन नाउ, अच्छा एक और मूवमेंट है यहाँ पे आपको बता देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस आउट है तो याद रखिएगा, इसके साथ आप एक चीज और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे सर, इसका के साथ एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि भैरव देव डाकू सेंचुरी। ठीक है, भैरव देव डाकू सेंचुरी की अगर हम बात करें यहाँ पे, भैरव देव डाकू सेंचुरी ये कहां पे है, ये है आपकी अलवर के अंदर। ठीक है, भैरव देव डाकू सेंचुरी कहां पे बताइए बच्चे, अलवर के अंदर, अलवर राजस्थान, एक और बढ़िया एग्जाम्पल। ठीक है, अलवर के अंदर क्या है, अगर आप देखेंगे तो 1200 हेक्टेयर का जो इलाका है, 1200 हेक्टेयर का जो इलाका है, वहां 5 गांव के लोगों ने क्या किया है, इस इलाके को एज अ भैरव देव डाकू सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब इस 1200 हेक्टेयर के इलाके में आप बिना गांव वालों के परमिशन के एंटर नहीं कर सकते, यानी इस पूरे इलाके के अंदर यहां पे सिर्फ और सिर्फ गांव वालों के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। इवन सरकार भी इसको सपोर्ट करती है। तो कोई भी अगर इंसान ऐसा चाहे कि यहां पे इलीगल आकर हंटिंग कर ले, शिकार कर ले, मार ले या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा दे या इलीगल रूप से इस इलाके में कब्जा कर ले, तो वो नहीं कर सकता, बिकॉज ये एरिया पूरा प्रोटेक्टेड है बाय द 5 विलेजेस। ठीक है, तो 5 गांव के लोगों ने मिलकर के इस 1200 हेक्टेयर के इलाके को पूरा बच्चों क्या कर रखा है, एकदम बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो एक और अच्छा एग्जांपल है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का। डन, चले ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं बच्चे। इसकी शुरुआत हुई आपके उड़ीसा के अंदर 1988 में। यहां पे क्या होता है कि सरकार जो थी उड़ीसा की, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी लोकल लोगों की मदद से क्या करेगा, जंगल के ऐसे इलाकों को ठीक करने में हेल्प करेगा जहां पे ऑलरेडी डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है। मतलब मान लीजिए कि क्या है कि उड़ीसा में जो सरकार है वो ये कह रही है कि आप एक काम करिए, जो लोकल लोग हैं, जो लोकल आदिवासी हैं या जो लोकल जंगलों के पास रहने वाले लोग हैं, उनके कुछ ग्रुप्स बना लीजिए। ठीक है, जिनको आप विलेज इंस्टीट्यूशंस कह सकते हो। अब हर एक ग्रुप को जिम्मेदारी दी जाएगी, जंगल का एक हिस्सा अलॉट कर दिया जाएगा कि देखिए आपकी जिम्मेदारी है कि जंगल के इस हिस्से को दोबारा से ठीक करना, दोबारा से रिजेनरेट करना, ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, अब जंगल का कोई भी हिस्सा अगर खराब है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों के साथ मिलकर के उसको ठीक कर रहा है। ठीक है, अब रिटर्न में लोगों को क्या मिलेगा, देखिए रिटर्न में लोगों को जो फॉरेस्ट के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे फल फूल हो गए, चाहे इंपॉर्टेंट प्लांट्स हो गए, जो मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह होते हैं, उसमें शेयर मिलेगा। प्लस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केयरफुल तरीके से लकड़ी काटेगा, है ना, बिना एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करे, उसमें से भी थोड़ा हिस्सा यहां पे गांव वालों को दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल लोगों की मदद से जंगल के हर एक हिस्से को जो खराब हो चुका है उसको दोबारा से ठीक करने में काफी ज्यादा मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जिसको ओडिशा के अंदर बड़ी पॉपुलैरिटी मिली है। ठीक है, 1988 के अंदर रेजोल्यूशन पास किया गया था। इससे क्वेश्चन जो है 100% आता है। चले, अच्छा एक क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, यहां से ध्यान दीजिएगा इस पे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है केस स्टडी बेस पे, काफी आया हुआ है क्वेश्चन कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे नेचर वर्शिप, नेचर वर्शिप क्या होता है बच्चे, जब आप प्रकृति की चीजों को वर्शिप करते हो। फॉर एग्जांपल हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, अगर आप बात करें हिंदुइज्म के अंदर, तो बहुत सारे जो आके पेड़ पौधे हैं उनको बड़ा होली माना जाता है, बड़ा सेक्रेड माना जाता है, उसकी हम पूजा करते हैं, है ना। जैसे हमारी तुलसी जी हो गए, अगर आंगन में लगी होती है तो बड़ी साफ सफाई मेंटेन की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। अगर आप देखोगे जो शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं, शादी वगैरह जो होती है ना, उसमें कई बार आप देखेंगे आम के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। हवन वगैरह में आप देखेंगे पंडित जी आम के पत्ते का इस्तेमाल करके गंगा जल वगैरह डालते हैं कई बार, है ना। तो हम लोग कई बार अगर देखोगे जो हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे जो बिलीव्स हैं, उसमें नेचर को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। नेचर वर्शिप एक बहुत पुराना आदिवासी बिलीफ भी है ना, जिसको मतलब बेसिस ये है कि दुनिया में जितना भी चीजें हैं सब कुछ क्रिएशन ऑफ नेचर है, उनको बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऐसी बिलीफ की वजह से जंगलों के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन पे ह्यूमन इंटरफेरेंस 0 है। ठीक है, मतलब अभी तक उन हिस्सों को ह्यूमंस ने टच ही नहीं किया है, बिकॉज लोग जो आदिवासी लोग हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उनका मानना है कि इन इलाकों में देवी देवता बसते हैं, अगर आप यहां पे जाएंगे तो देवी देवताओं का श्राप आपको लगेगा, तो ऐसे इलाकों को आपको अनटच छोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसे इलाकों को हम कह सकते हैं वर्जिन फॉरेस्ट, और सिंस यहाँ पे देवी देवता बसते हैं ऐसा उनका बिलीफ है, तो उनको कई बार सेक्रेड ग्रुप्स कहकर बुलाया जाता है। सेक्रेड ग्रुप्स मतलब जंगल, देवी देवताओं के जंगल, गॉड, फॉरेस्ट ऑफ द गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, अब ऐसे इलाकों को जंगल के बिल्कुल ही अनटच छोड़ दिया गया है लोकल पीपल द्वारा, और किसी को अलाउ भी नहीं है, परमिशन भी नहीं कि इस इलाकों के साथ बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ की जाए। ठीक है, कुछ सोसाइटीज के अंदर पर्टिकुलर पेड़ की पूजा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि अगर आप मुंडास की बात करें, जो मुंडास एंड संथाली छोटा नागपुर प्लाट्यू के, वो महुआ के पेड़ के और इमली के, सॉरी महुआ और कदम के पेड़ का बच्चा वर्शिप करते हैं। ठीक है, महुआ और कदम, ठीक है, तो कदम का एक पेड़ होता है मस्त एकदम जबरदस्त। ठीक है, और महुआ की अगर हम बात करें, महुआ का जो फूल होता है ना, उससे कई सारी चीजें निकलती हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो संथाली और मुंडा जो है इसकी पूजा करते हैं। इनफैक्ट अगर आप बात करें उड़ीसा के जो ट्राइबल्स हैं और जो बिहार के लोग हैं, वो इमली के पेड़ की पूजा करते हैं, टामरिन जिसको कहते हैं। मैंगो का पेड़, अगर देखोगे मैंगो, है ना, आम के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसको कई बार आप देखोगे वेडिंग्स का वगैरह में, है ना, आम के पेड़ का कई बार इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। अलग अलग पूजा के जो आप देखेंगे रिचुअल्स होते हैं ना, उसमें कई बार आम के कई सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है ना। हमारे अगर स्क्रिप्चर्स की बात करें तो हम लोग पीपल और बनियन यानी जो बरगद का पेड़ होता है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कल्चर्स है और हर एक कल्चर में ना कोई रूल्स तो ऐसा है जो नेचर को प्रोटेक्ट करता है। और इसी वजह से आप देखोगे कि हमारे नेचर के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, आज भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हम लोग कई बार ना मतलब अलग अलग चीजों को ना कई बार स्पिरिचुअल क्वालिटीज देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ बड़ा जबरदस्त एक पर्वत है गोवर्धन, जिसको आज भी जब लोग जाते हैं वृंदावन मथुरा साइड पे तो उसकी परिक्रमा लगाते हैं, उसके आसपास घूमते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है बिकॉज कि जो श्री कृष्ण थे उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा करके जितने भी वृंदावन वगैरह के वासी थे, वहां पे रहने वाले लोग थे, उनकी रक्षा की थी, बारिश से बचाया था। ठीक है, तो ऐसे अगर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इंडियन कल्चर्स में मिल जाएंगे जहां पे हमने क्या किया कि नेचुरल फोर्सेस को बड़ा रिस्पेक्ट दिया। राइट बच्चों, चलिए अगर आप देखोगे कि मंदिरों के बाहर कई बार आपको लंगूर दिख जाते हैं, लाइक काले मुंह वाले जो बंदर होते हैं, तो लंगूरों को कई बार आप देखेंगे कभी कोई परेशान नहीं करता। ठीक है, लोग उनको खाना देते हैं, लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि भाई जो बंदर है किसका मतलब किससे रिलेटेड है, भगवान बजरंगबली से, तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आप देखोगे एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है इसमें कि कंजर्वेशन का, अगर लोग उनको परेशान करते हैं तो वो भी एक स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है, उनको भी खतरा हो सकता था। तो अभी क्या है कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं ना और कभी परेशान नहीं करते उनको। इसके अलावा अगर आप कभी भी बिश्नोई गांव में चले जाइए, अब राजस्थान की जो बिश्नोई कम्युनिटी है बेटा बहुत फेमस है। फेमस इसलिए बिकॉज वो वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो अगर बिश्नोई कम्युनिटी में आप जाएंगे तो वहां पे जो ब्लैक बक्स है, काला हिरन है या नीलगाय की बात करिए, तो जो आपके पीकॉक्स है, मोर वगैरह हैं, वो एक परिवार के हिस्से जैसे हैं। ठीक है, आप देखेंगे बिश्नोई कम्युनिटी में वहां पे लोग बिल्कुल खुली तरीके से घूमते हैं, सारे जानवर बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। तो वहां के जो लोग हैं बेटा वो भी इनको एक परिवार का हिस्सा मानते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, इनको बचाते हैं। और इनको कोई नुकसान पहुंचाता है तो डेफिनेट सी बात है यार कि वो बिल्कुल भी इस बात को पसंद नहीं करते हैं ना। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आपको बताते हैं किस तरीके से नेचर वर्शिप जो है हमारे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने में बहुत मदद करती है। चलिए आइए दो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बताइए डैश आर नोन एज द फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो चार ऑप्शन है आपके पास, वन देव भूमि, सीक्रेट ग्रोव्स, वर्जिन वेजिटेशन, बनियन फॉरेस्ट। तो देखिए बहुत सिंपल है, फॉरेस्ट एंड गॉड्स एंड गॉडेसेस किसको कहते हैं हम लोग कहते हैं सीक्रेट ग्रोव्स को। ठीक है, चलिए द मुंडास एंड संताल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू किसको वर्शिप करते हैं? हमने दो चीजें पढ़ी थी, महुआ के पेड़ को, कदम के पेड़ को, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ एनसी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं आपके इस पैराग्राफ से केस स्टडी के अंदर। चलिए तो इसी के साथ आज के माइंड मैप के इस पिटारे को खत्म करते हैं। उम्मीद है मजा आया होगा आपको इस छोटे से क्विक रिवीजन के अंदर, जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की कि आपके लिए कवर कर लूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद सो मच। अगेन मिलता हूं आपसे अगले माइंड मैप के अंदर, तब तक के लिए समय बचाइए, पढ़ाई करिए जोरदार और लगे रहिए यार अपने डीड्स मतलब लगे रहिए अपने फटाफट से अपने एम्स को अचीव करने में, लगे रहिए यार अपने सपनों को अचीव करने में, मेहनत पूरी जोरदार करो और फल भी एकदम धमाकेदार आएगा। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।